हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर सोशल साइंस को पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे। और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की यदि हम लोग बात करें तो उसमें आपका एक टॉपिक है भारत के विदेशों से संपर्क। राइट, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में पूछा गया है। जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें देखिएगा फर्स्ट नंबर पर जो है वहाँ पर ही आपसे पूछा गया है। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 12th में जो है थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताया गया, तो मैंने यहाँ पर चैप्टर मेंशन कर दिया है ताकि अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, भारत के विदेशों से संबंध। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करें। बेसिकली वन लाइनर फॉर्म में हम लोग इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहें तो भारत की जो विदेशी लोगों के साथ कैसे संपर्क थे, विदेश नीति उनकी क्या थी, अलग अलग कंट्रीज जो भारत की नेबर्स है उनके साथ क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके बाद का भी। ठीक है, तो कुछ वन लाइनर चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी। अच्छा, सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपका ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल करके होगा, वहाँ पर मैं पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ डाल रही हूँ। वहाँ से अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर भी आपको पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। विदेश नीति क्या है, तो प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना में एक विशेष प्रकार की नीति का अनुसरण करता है, उसको विदेश नीति यहाँ पर बोलते हैं। मतलब विदेशों के साथ कैसे डील करनी है, उनके कुछ रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, वो विदेश नीति। भारत की विदेश नीति क्या थी, भारत महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। उस समय लगभग संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बंट चुका था और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ भारत की विदेश नीति तय की थी। भारत की विदेश नीति पर देश के पहले प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री जो है इनकी अमिट यहाँ पर छाप है। देखो, अब जो विदेश नीति थी इसके तीन उद्देश्य थे कि संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता जो है उसको बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज गति से आर्थिक विकास को यहाँ पर करना। भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, किसी पर शस्त्र नहीं उठाया जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारिता को निभाया जाएगा, पंचशीलता को अपनाया जाएगा और साम्राज्यवाद का विरोध किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जाएगा। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति। देखो, आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, जैसे कि हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो जैसे आप एमसीक्यूज करते हैं ना तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको क्लिक करती है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन करने से अच्छा है कि हम लोग सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझें और उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करें। तो गुटनिरपेक्षता की नीति, जैसे कि हमने देखा कि कुछ नीति को फॉलो किया जाएगा विदेश नीति के अंदर, उसमें हमने सबसे पहले देखा गुटनिरपेक्षता। तो अथक प्रयासों से मिली स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी अपनी संप्रभुता को बनाए रखना। इसके अतिरिक्त भारत को तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त करना था। अतः इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनी विदेश नीति का एक हिस्सा बनाया। इसका उद्देश्य क्या था कि इस नीति के द्वारा भारत जहां शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों तथा उनके द्वारा संचालित सैन्य संगठनों जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट आदि को अपने से दूर रख सका, जितने भी एक्ट थे, जो चाहता था कि भारत उसका हिस्सा नहीं बने। ठीक है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही खेमों से आर्थिक व सामरिक सहायता भी प्राप्त कर सका। एशिया तथा अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के मध्य भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण व विशिष्ट स्थिति की संभावना को भांपते हुए भारत ने औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का यहाँ पर समर्थन किया। अब इससे रिलेटेड आंदोलन भी है। इसी कड़ी में 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के साथ ही इस आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में इस आंदोलन में तृतीय विश्व युद्ध के 120 सदस्य सम्मिलित हैं, 120 देश जो है यहाँ पर सम्मिलित हैं। ठीक है, सितंबर 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में हुआ। ये एमसीक्यू फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा हुआ है। 18वां सम्मेलन जून 2019 में अजरीजबान जो है, बाकू अजरीजबान, वहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, हो चुका है ये। एफ्रो एशियाई एकता, नेहरू के दौर में भारत ने एशियाई और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशक में नेहरू ने बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करी कि हाँ, एशिया जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए। नेहरू की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन जो है उसको कर डाला।
नेहरू की ही अगुवाई में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी में समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। भारत ने खासकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद जो है, जैसे वो काले गोले वाला जो विरोध करता है, उसको यहाँ पर विरोध किया कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंडोनेशिया के शहर बारडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। भारत चीन संबंध कैसे थे? अभी सारे संबंध देखना है भारत का श्रीलंका से, भूटान से, जो भी हमारी नेबर कंट्रीज़ है उनसे। 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन का कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला भारत पहले देशों में से एक था और यहाँ पर अच्छी पहल करी गई थी संबंध बनाने की। उप प्रधानमंत्री व तात्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आशंका जताई थी कि चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है। नेहरू जी का मत इसके विपरीत था कि इसकी कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। फिर पंचशील को अपनाया गया तो 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता यहाँ पर किया गया, जिसमें 5 सिद्धांत सम्मिलित थे, इसीलिए इसको पंचशील बोला गया। एक दूसरों के विरुद्ध कभी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आतंकी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे, समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये उस समय की बात थी, है ना। भारत चीन के बीच जो विवाद के जो मुद्दे थे वो था एक तो तिब्बत की समस्या। जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया था, तिब्बती जनता ने इसका विरोध किया। भारत ने इसका खुला विरोध नहीं किया। तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपने अनुयायी सहित भारत से राजनीतिक शरण की मांग की और 1959 में भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम को अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी माना। फिर सीमा विवाद चलता ही रहता है कि चीन और भारत के मध्य विवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण सीमा विवाद था। चीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार जताता है। फिर भारत चीन युद्ध भी हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया, परंतु चीन जो है लगातार जो है यहाँ पर नाकामयाब रहे। आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध को विराम घोषित कर दिया और चीन से हारकर भारत की, खासकर नेहरू जी की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। अब युद्ध के परिणाम क्या हुआ है कि इसमें भारत हार गया। भारत की विदेशी नीति की काफ़ी आलोचना की गई। कई बड़े सैन्य कमांडरों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका था। भारत के मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया और इनकी वजह से जो पीएम थे उनकी छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। अब सुधार की पहल हुई। 1962 के बाद चीन संबंधों को 1976 में राजनयिक संबंधी बहाल कर शुरू किया गया। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी तथा राजीव गांधी ने 1962 के बाद पहले प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, और परंतु चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर ही ज़्यादा चर्चा हुई। 2003 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, जिसमें प्राचीन सिल्क रूट नाथुला दर्रा जो है ना, इसको व्यापार के लिए खोलने पर सहमति हुई, जो कि 1962 से बंद पड़ा था। इससे यह भी मान्यता मिली कि चीन सिक्किम को भारत का अंग मानता है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी दावेदारी जताने पाकिस्तान से चीन की मित्रता एवं भारत के खिलाफ चीनी मदद से भारत चीन संबंध यहाँ पर खराब होते हैं। भारत तथा चीन विवादों में सुलझाए गए कुछ कदम उठाए गए थे कि चीन और भारत सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्नशील है, मतलब दोनों ही चाहते हैं कि ये विवाद सुलझे। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया और कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वैकल्पिक सुगम सड़क मार्ग जो है खोलने की इसमें बात करी गई थी। 2016 में प्रणब मुखर्जी चीन यात्रा पर गए थे। यह यात्रा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकवादी अजहर मसूद के पक्ष में वीटो करने तथा परमाणु आपूर्ति सहमति जो है एनएसजी द्वारा यूरेनियम की भारत को आपूर्ति से पहले चीन द्वारा भारत को एक एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करने जैसे जटिल मुद्दों में ही इसी टॉपिक पर जो है पूरी यहाँ पर बात हो रही थी। ठीक है, भारत और चीन के मध्य संबंधों को सकारात्मक रूप देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के द्वारा अभी भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों देश शांति व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जी द्वारा P2P पीपल टू पीपल संबंधों पर स्ट्रेंथ की संकल्पना के आधार पर जोर दिया गया। अब ये स्ट्रेंथ स्कीम क्या है, करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और साथ ही आपको ये देखना भी है। स्ट्रेंथ में जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की बात होगी, T फॉर ट्रेडिशन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात होगी, R फॉर रिलेशनशिप संबंधों की बात की जाएगी, E फॉर इंटरटेनमेंट आर्ट मूवीज़ मनोरंजन कला सिनेमा, N फॉर नेचर नेचर कंजर्वेशन प्रकृति का संरक्षण, G फॉर गेम्स, T फॉर टूरिज्म और H फॉर हेल्थ एंड हीलिंग स्वास्थ्य व निदान की बात यहाँ पर करी जाएगी।
भारत व चीन के मध्य डोकलाम क्षेत्र में सैनिक तनातनी 16 जून 2017 को शुरू हो गई थी और दोनों देशों के आपसी कूटनीतिक प्रयासों से यह सैन्य तनातनी 28 अगस्त 2017 को समाप्त भी हो गई। हाल ही में चीन द्वारा भारत की ओर से निरंतर की जाने वाली मांग को मानते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। सहमति इस पर हो चुकी है, तो इसकी वजह से जो है भारत और चीन के संबंधों में सुधार भी हुआ है। अब भारत और रशिया के संबंध देख लीजिए। भारत और रूस दोनों के बीच में ही शुरू से अच्छे संबंध है। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है ना। फिर क्यों ना भारत पाकिस्तान का युद्ध भी, उसमें भी उन्होंने भारत की मदद करी थी। दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है और भारत में रूस से तेल का आयात भी होता है। वैज्ञानिक योजनाओं में भारत रूस की मदद भी करता है और कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत का समर्थन करता है। जो कश्मीर को लेकर भारत के मुद्दे हैं, चाहे वो चीन को लेकर हो, पाकिस्तान को लेकर हो, ठीक है। भारत और अमेरिका के संबंध, भारत की सोवियत संघ से नज़दीकी होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब थे, पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया और संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% अमेरिका है, ठीक है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी जो हैं भारतीय हैं। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत है और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें। और इजराइल के साथ कैसे रिलेशन है, तो 1992 में भारत और इजराइल के संबंधों की शुरुआत हो गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में भारत का दौरा किया। कई बार इजराइल ने भारत की मदद भी करी है। भारत के लिए रूस के बाद हथियारों का सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो इजराइल है। रूस से सबसे ज़्यादा हम लोग सप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मिसाइल वगैरह कुछ भी हो। उसके बाद इजराइल से कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग है एवं सिंचाई के तरीके एवं कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इजराइल जो है भारत से मदद करी है। भारत ने जल संरक्षण के लिए इजराइल ने अलग अलग क्षेत्रों में जल स्वच्छता प्लांटों का निर्माण किया है और आर्थिक क्षेत्र में इजराइल भारत के कुछ मुख्य आयातकों में से है और दोनों ही देश के आर्थिक संबंध यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें भारत पाकिस्तान संबंध की, तो भारत विभाजन 1947 द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध स्टार्टिंग से इतने अच्छे नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में दोनों देशों के बीच में युद्ध यहाँ पर छिड़ चुका था। इसी छाया युद्ध में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया है। सर्करिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पर आतंकवाद और कश्मीर दोनों के मध्य विवाद का ये मुख्य कारण है। और सिंधु जल संधि की बात करें तो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों ने एक सिंधु जल संधि हुई थी। इस पर पंडित नेहरू और जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और इस संधि पर ठीक ठीक अमल हो रहा है कि हाँ चल रही है चीज़ें। पाकिस्तान पर भारत का हमला 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इसी समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। हमारी सेना लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई थी और संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के हस्तक्षेप से फिर युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया था। ताशकंद समझौते की बात करें तो 66 में ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान से अयूब खान ने इस पर समझौता हस्ताक्षर किए थे। 20 वर्षीय मैत्री संधि 1971 में पाकिस्तान को चीन तथा अमेरिका से मदद मिली थी। इसी स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1971 के युद्ध की बात करें तो 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया। भारत विजयी रहा। पाकिस्तानी सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था और नए देश बांग्लादेश का यहाँ से उदय हुआ। शिमला समझौते की बात करें तो 1972 में शिमला समझौता हुआ और इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। कारगिल संघर्ष की बात करें तो इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करी, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष को यहाँ पर छेड़ दिया था। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वालों ने सामरिक महत्व के कई इलाकों जैसे द्रास, माशको, बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया और भारतीय सेना ने बहादुरी से इनके इलाकों को खाली करवा दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच में संबंध को सुधारने के लिए की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज़ फायर का उल्लंघन व आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई ने दोनों देशों के साथ जो है कटुता बनी हुई है। अब देखो 2016 का आतंकी हमला, उरी मूवी आपने देखी होगी। तो 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने
तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ा दिया। फिर 2018 में फिर से आतंकी घुसपैठ हुई। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम के उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों में वापस से जो शांति वाली संभावना थी वो फिर से कम हो गई। 2019 का आतंकी हमला। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आतंकी हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर दी। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा भी यहाँ पर छीन लिया था। भारत और पाकिस्तान की बात होगी, अब नेपाल की बात कर लेते हैं। तो क्या विवाद है इन दोनों के बीच में? व्यापार को लेकर भारत और नेपाल के बीच में मतभेद हैं। चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भी भारत चिंतित है। नेपाल में बढ़ रहे माओवादी समर्थकों को भारत अपने लिए खतरा मानता है और नेपाल के द्वारा भारत विरोधी तत्वों पर कार्रवाई न किए जाने से भी भारत नाखुश है। नेपाल को लगता है कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में क्या कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है। अब सहयोग की बात कर ले, ये तो हो गए विवाद। विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में भारत का सहयोग। दोनों ही देशों के बीच में मुक्त आवागमन का समझौता, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भारत और नेपाल से भारत आ जा सकता है। भारत द्वारा कई योजनाओं में नेपाल की मदद की जाती है। भूटान की बात करें तो इन दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। और बांग्लादेश की बात कर लें तो हज़ारों बांग्लादेशियों का भारत में अवैध रूप से घुसना ये विवाद का एक कारण है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर जल का बंटवारा, बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना और भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देना, मतलब उस दिशा में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है हमारी सेना को। किससे? बांग्लादेश से। और श्रीलंका का संबंध कैसा है? तो विवाद की बात करें तो तमिलों की स्थिति विवाद का कारण है। और 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना को श्रीलंका के लोगों ने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। सहयोग। दोनों ही देश मुक्त व्यापार यहाँ पर करते हैं और श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत ने इनकी मदद करी थी। मालदीव के साथ कैसा संबंध है? तो 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया था। मालदीव ने भारत से मदद मांगी और डेफिनेटली भारत करता ही है। मालदीव के आर्थिक विकास में मदद करी और पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी इनका योगदान है। और भारत के परमाणु कार्यक्रम की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, मई 1974 में पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर मई 1998 में पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु संपन्न यहाँ पर घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणु शक्ति यहाँ पर घोषित कर दिया। इन परीक्षणों के कारण क्षेत्र में एक नई प्रकार की शक्ति संतुलन बन गया। दोनों देशों पर अमेरिका सहित कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिए थे। भारत ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, 1995 की व्यापक परीक्षण निषेध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। मतलब वो ये चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान जैसे देश जो हैं ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अदर कंट्रीज़ कर रही है, जस्ट लाइक चाइना कर चुका है, अमेरिका कर चुका है ना। तो वो भेदभाव वाली चीज़ है। अब भारत की परमाणु नीति आप देखें तो भारत शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। भारत अपनी सुरक्षा तथा आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा और भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। अगर सामने से कोई कंट्री करती है तो ही भारत अपना इसका प्रयोग करेगा। परमाणु हथियारों के प्रयोग करने की सर्वोच्च शक्ति जो है राजनीतिक सत्ता के हाथ में होगी। भारतीय विदेश नीति के बारे में राजनीतिक दल थोड़े बहुत मतभेदों के अलावा राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मसलों पर व्यापक सहमति है। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेश नीति का निर्माण अमेरिका द्वारा पोषित उदारीकरण व वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर किया जाने लगा तथा क्षेत्रीय सहयोग को भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया। तो ये थी आपकी पूरी भारत के विदेशों से कैसे संबंध है, उसकी जो नेबर कंट्री है उनसे कैसे संबंध है। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ MCQs आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इतना सफिशिएंट है, इतना आप पढ़ लीजिए। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप अच्छे से नंबर इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेना, क्योंकि सन वाली चीज़ें थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है। क्योंकि पता है ये चैप्टर इतना ईजी क्यों है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर एक एक मूवी बनी हुई है। उरी पर बनी हुई है, परमाणु शक्ति जो इन्होंने टेस्ट वगैरह किए इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो चीज़ें आप लोग कनेक्ट करते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। बाकी आप सभी व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हो सके वो सारी आप विज़िट कर लेना, रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि न्यू सेशन जो आएंगे वो थोड़े अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा रहेंगे, तो बाद में आपको शायद रिवाइज़ करने का मौका ना मिले। तो आप अपनी साइड से पूरी तैयारी करके रखिए
ओके, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।